हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बोर का परमाणु सिद्धांत या बोर का परमाणु मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये सिद्धांत समझ में आएगा। यदि आपको पसंद आता है तब जाकर आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। परंतु मेरा विश्वास है कि आपको यदि आप 10 मिनट यहाँ पर देते हैं तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये सिद्धांत याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है बोर का परमाणु मॉडल या हम कह सकते हैं बोर का परमाणु सिद्धांत। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो परमाणु मॉडल है तो बोर ऐसा नहीं है कि बोर ने ही सबसे पहला परमाणु मॉडल दिया था। इससे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जैसे कि रदरफोर्ड हो गए, डाल्टन हो गए, इन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था और उनकी मॉडल में कुछ ना कुछ कमियां आती गई, जिसके बाद क्या दिया, बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो बोर ने बताया, जैसे रदरफोर्ड ने कहा था वैसे ही बोर ने सबसे पहले ये बात कहा कि मान लेते हैं ये कोई परमाणु है। थोड़ा सा समझेंगे, मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बना दे रहा हूँ। रदरफोर्ड ने जैसे कहा था वैसे ही सबसे पहला बोर ने भी कहा था कि ये मान लेते हैं कोई परमाणु है। तो परमाणु क्या होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, रदरफोर्ड ने बताया था। और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इस प्रकार वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि जो परमाणु होता है वो अति सूक्ष्म होता है। सबसे पहला बात उन्होंने कहा था कि परमाणु जो होता है वो अति सूक्ष्म होता है। दूसरी बात कहा था कि परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है। और तीसरा विद्युत उदासीन होता है। ये सबसे पहली बात रदरफोर्ड ने ही बताया था अपने मॉडल में। तो इसी बात को बोर ने भी क्या किया, अब प्रयोग किया। अब बोर ने भी कहा कि रदरफोर्ड का इतना बात तो सही है कि परमाणु अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है और विद्युत उदासीन कण होता है। तो सबसे पहला रदरफोर्ड ने यही कहा। तो आप लिखेंगे कि इस मॉडल के अनुसार आप लिखेंगे कि परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार तथा विद्युत उदासीन कण होता है। तो इतनी बात तो रदरफोर्ड ने जो अपने मॉडल में दिया था, इन्होंने भी, बोर ने अपने मॉडल में ये इतना बात बताया। उसके बाद इन्होंने क्या अलग बताया उस मॉडल से, इन्होंने कहा कि जो क्या होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। जो ये कक्षाएं आपको दिखाई दे रही हैं, नाभिक के चारों ओर ये जो कक्षाएं हैं, इन्होंने कहा, बोर ने कहा कि इनकी ऊर्जा अलग अलग होती है। मतलब ये पहली कक्षा है, इसकी ऊर्जा अलग होगी, इस वाले की ऊर्जा अलग होगी, इस वाले की ऊर्जा अलग होगी। इस प्रकार जितनी भी कक्षाएं होंगी उनकी ऊर्जा एक निश्चित होगी और अलग अलग होगी। ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पे हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। मतलब हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो बोर ने भी वही बात बताया था कि क्या होता है, नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं वो एक निश्चित ऊर्जा वाली होती है, एक निश्चित ऊर्जा वाली होती हैं। और वृत्ताकार मतलब गोलाकार आप दिखाई दे रहा है, वृत्ताकार है ही। और इसकी कक्षाओं में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। परंतु इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण ये बात बताया था कि ये जो कक्षाएं होती हैं, इन्होंने कहा था कि पहली कक्षा को हम K से दर्शाएंगे, दूसरी कक्षा को L से, तीसरी को M से, चौथे को N से। इस प्रकार हम अल्फाबेट अक्षर में आगे जितनी भी कक्षाएं आती जाएंगी वैसे हम दर्शाएंगे। परंतु पहली कक्षा उन्होंने K से शुरू किया। तो पहली कक्षा को K से, दूसरे को L से, तीसरे M, चौथा N। इस प्रकार उन्होंने कहा था कि कक्षाओं का नाम दिया था। इसलिए हमने लिखा है इन कक्षाओं को K, L, M, N डैश डैश हमने दे दिया कि इसके आगे और भी कक्षाएं आएंगी तो उसको हम आगे बढ़ाकर प्रदर्शित करते हैं। मतलब कक्षाओं को K, L, M, N के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने ये बात बताया था। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए, इसके बाद तीसरा इन्होंने कहा कि एक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में क्या होता है, सामान्य होता है। इसका मतलब समझ में आया। मान लेते हैं यहाँ पे 3 कक्षाएं हम अभी देख रहे हैं, जैसे K एक कक्षा है, फिर से L, फिर से M।
तो इन्होंने बोर ने कहा था कि जो के वाली कक्षा है तो इसमें हम देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने कहा था कि ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का यदि हम ऊर्जा नापेंगे, ऊर्जा को मापेंगे तो ऊर्जा सामान्य आएगी। ठीक है, दूसरी कक्षा है एल, तो एल में जितने इलेक्ट्रॉन है सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपस में बराबर होगी। इन्होंने यही कहा था, इसलिए हमने लिखा है कि एक कक्षा में, कोई भी एक कक्षा हो तो किसी एक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सामान्य होती है। समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। उसके बाद इन्होंने चौथा जो बात कहा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा था कि नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये नाभिक है और ये है इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने ये कहा था कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बल लगता है वो अपकेंद्र बल होता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बल लगता है जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करता रहता है नाभिक के चारों ओर, तो वो कौन सा बल होता है, अपकेंद्र बल होता है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाला बल अपकेंद्र बल होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला याद रखेंगे, 5वें बोर का परमाणु मॉडल में हमें बताया गया कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरते हैं। इसका मतलब समझ में आया, जो बोर का परमाणु मॉडल है इन्होंने कहा था कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मतलब यदि हम ऐसे आपको फिगर से थोड़ा सा डिटेल में समझाएं, ये मान लेते हैं कक्षाएं हैं, ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा और अधिक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें और भी अधिक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये हमने 1 2 ऐसे 3 बनाए, इससे केवल हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि पहले में थोड़ी कम, उससे ज्यादा, फिर से उससे ज्यादा। मतलब क्या हुआ कि निम्न से मतलब कम से अधिक की ओर इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। ठीक है, इन्होंने ये कहा था, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से मतलब कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो ये 5 हमने जो इन्होंने बताया था मुख्यतः वो हमने जान लिया। छठा आप लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्रमशः 2n² के रूप में भरते हैं। इन्होंने सबसे, बोर का जो परमाणु मॉडल है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इन्होंने बताया था, बोर ने ही बताया था कि प्रत्येक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने कितने भरे जाएंगे। मतलब प्रत्येक, पहली कक्षा जो है के, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी एल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एम है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार बोर ने ये सिद्ध कर दिया, मतलब उन्होंने बताया अपने प्रयोगों में, ठीक है, अपने जो मॉडल दिया इसमें। जबकि रदरफोर्ड का जो मॉडल आया था तो उसमें रदरफोर्ड ने नहीं बता पाए थे, परंतु बोर ने बताया कि जो क्या होता है, कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो 2n² के रूप में भरे जाएंगे। किसके रूप में, 2n²। उन्होंने, रदरफोर्ड ने सबसे अच्छी बात कहा कि इलेक्ट्रॉन 2n² के रूप में भरे जाएंगे। ठीक है, तो यही बात हमने लिखा है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्रमशः 2n² के रूप में भरे जाएंगे। इसका मतलब समझे, जहां n क्या है, कक्षकों की संख्या है। मान लेते हैं कि ये पहली कक्षा है, अब हमें पता करना है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो हम सिंपल से लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो 2 है, ठीक है, तो हम 2 लिख देंगे और n की जगह पर पहली कक्षा में हमें पता करना है तो 1 लिखकर होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 2 अगुणे 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा, मतलब 2 एकम में 2, तो इसकी मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसी प्रकार मान लेते हैं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लेते हैं 5वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, तो यदि हमें 5वीं कक्षा में पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन, तो n की जगह पर 5 रखेंगे, तो 2 × 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 2 गुणे 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 25 दूना 50। मतलब 5वीं कक्षा में हमें क्या पता चला कि 5वीं कक्षा में 50 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार बोर ने बता दिया कि जिस कक्षा में भी आपको पता करना है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो उसमें उस कक्षा का वर्ग करेंगे और उसके बाद 2 से उसका गुणा कर देंगे। जो संख्या आएगी उतना पता चल जाएगा कि उतने ही इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में भरे जाएंगे। ठीक है, ये सत्य भी साबित हुआ। ठीक है, तो ये बोर का परमाणु मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि इन्होंने बता दिया था कि 2n² के रूप में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भरे जाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि बोर का परमाणु मॉडल लिखिए, तो आप यहाँ से लिखना चालू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। थोड़ा सा आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे, ले लिए होंगे
देखिए अब हम देखेंगे कि इस मॉडल की कमियां क्या हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने जाना कि इस मॉडल में हमें क्या क्या बात बताया गया था, परंतु आखिर कुछ ना कुछ मॉडल में इसकी कमियां होगी, उसके बाद ही ना जो क्या होता है आगे का मॉडल आया। ठीक है, तो इसकी कमियां सबसे पहले ये थी कि ये जो मॉडल है ये एक इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु होते हैं उसकी व्याख्या नहीं कर सका। देखिए हमने लिखा है बोर का परमाणु मॉडल की सीमाएं कहें या कमियां, तो इसकी सबसे पहली कमियां, यह मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर सका। मतलब जो भी कोई भी परमाणु है तो उसकी कक्षाओं में यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी व्याख्या नहीं कर सका कि वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, अस्थायी रहेंगे या नहीं रहेंगे। मान लेते हैं हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी व्याख्या नहीं कर सका। जैसे मान लेते हैं कि हीलियम है, तो हीलियम के तो 2 इलेक्ट्रॉन है, परंतु मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। ठीक है, तो +1 आ गया, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो वो कैसे होगा, वो अस्थायी रहेगा नहीं रहेगा, इसको कोई भी व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या नहीं कर पाए, ये इसकी सबसे पहली कमियां है। दूसरी इसकी कमियां है कि इन्होंने जो क्या है बोर का परमाणु मॉडल है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सके। मतलब जो हाइड्रोजन का सूक्ष्म स्पेक्ट्रम होता है उसकी व्याख्या नहीं कर सके। तो यहाँ पे हमने लिखा है यह मॉडल हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। और तीसरा इनकी कमियां याद रखेंगे कि यह मॉडल जीमिन प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सका। अब ये सभी आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर केवल इनका नाम लिखेंगे जीमिन प्रभाव, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टॉपिक, और वहाँ से उसके बारे में जान सकते हैं आप डिटेल में। तो इन्होंने इनकी 3 कमियां थी। पहला, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर सके। दूसरा, हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सके। और तीसरा, जीमिन प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सके। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन का जो परमाणु मॉडल है। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 9th में होंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो का हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा जो कि न्यू बैच स्टार्ट हुआ है हमारे मेन चैनल जो है ब्रदर सर पर। तो वहां से आप क्या करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे और सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।